सो हे गाइस, दिस इज डॉक्टर आशीष साहू, जेआर एनेस्थीसिया एमएसबीएचयू, और आज मेरे साथ है डॉक्टर शीतल, जो कि है यहाँ की ऑब्स गायनी रेसिडेंट, और वो हमको बताएंगी कि यहाँ का ऑब्स गायनी रेसिडेंट कैसा है। काफ़ी बदनाम हो रखा है कुछ वीडियोस की वजह से, तो आज हम वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं कि आपने ऑब्स गायनी क्यों चूज किया? सो बेसिकली मेरा तो जो एमबीबीएस लेने का एक ही मोटिव ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे इनफैक्ट जब मैं क्लास 3rd-4th में थी तब से ही सोच लिया था कि हाँ, मुझे तो एमबीबीएस, मुझे डॉक्टर ही बनना है। और मुझे क्या बनना है? गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तब तक मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर पीजी कोर्स करते हैं, फिर गायनेकोलॉजिस्ट बनते हैं। तो उस टाइम पे बस ऐसा था कि बनना है, तो हमने ऑब्स गायनी ले लिया। तो दैट वाज श्योर ऑफ कि गायनिक ही लेना है। तो और कुछ आपके पास आपने सोचा नहीं था? जैसे नीट पीजी में आपका जितना भी रैंक आया होगा, अपन सोचते हैं कि इस रैंक में मुझे ये मिल सकता है, ऐसा कुछ सोचा था उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे तो हो ही जाता है। जब एक अच्छा रैंक आ जाता है तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आने लग जाती है कि यार क्या करें। क्योंकि एक तो पहली बात ये होती है कि ऑब्स गायनी में वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ही नहीं है, जो कि बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। तो उस टाइम पे मेरे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे भाई बोल रहे थे कि रैंक अच्छा है तो डर्मा और रेडियो लेकिन पेरिफेरीज में मिल रहे थे। बट डर्मा था कि मुझे कॉलेज में मिल जाता, अपने यूजी कॉलेज में ही। पर देन ऑल्सो आई चोज कि नहीं, ऑब्स गायनी ही लेना है क्योंकि पैशन था। बिकॉज पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मैं पूरे जीवन भर बस ओपीडी कर सकती हूँ। आई नीड दैट एड्रेनलिन रश, तो इसलिए। और ऑब्स गायनी में दोनों चीजें हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने आईएमएस-बीएचयू क्यों चूज किया? आईएमएस-बीएचयू सबसे पहले तो ये बात है कि नो बॉन्ड, जो कि एकदम ही ऐसे ट्रू फैक्ट है। पर नो बॉन्ड के हिसाब से मेरे को जब नीट की फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो पीजीआईएमएस रोहतक में मिला था, तो उसमें भी नो बॉन्ड ही था। बट आईएमएस-बीएचयू का एक अलग फैक्टर ये था क्योंकि मेरा घर नजदीक था एंड माय पेरेंट्स वर सो प्राउड ऑफ दिस कॉलेज कि हाँ, बहुत नाम है आईएमएस-बीएचयू का। सो इट्स ऑरा है इस कॉलेज का। ऑरा तो है बिहार झारखंड में बहुत ऑरा है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं अभी की रेसिडेंसी के बारे में कि अभी गायनी में, ऑब्स गायनी में आपकी कहाँ ड्यूटी लगती है? पहले वो बता दीजिए कहाँ ड्यूटी लगती है। हमारी ऑब्स गायनी में यहाँ पे ड्यूटी लगती है पहले तो लेबर रूम, क्योंकि लेबर रूम तो इंटीग्रल पार्ट है। तो हमारा लेबर रूम होता है, हमारा इलेक्टिव ओटी होती है, हमारी ओपीडी होती है, और इसके साथ हमारा खुद का एमसीएच आईसीयू है, जो कि हमारा हेल्प जो होते हैं हमारे एनेस्थेसिस्ट, इनकी वजह से हमारा काफी अच्छा चल जाता है। तो फिर एमसीएच आईसीयू में भी हमारी ड्यूटी लगती है। तो बेसिकली ऑल इन वन है, जो कि मेरे को एक प्लस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही लगता है आईएमएस-बीएचयू का, कि यहाँ पे आप आईसीयू मैनेजमेंट सीख जाते हो पेशेंट्स के। और तो फिर इतनी जगह ड्यूटी लगती है, तो आपकी ड्यूटी आज क्या होते हैं जब आप JR1 रहते हैं, JR2 रहते हैं, और अभी जब JR3 बन रहे हैं? आपकी ड्यूटी आज क्या क्या रहेंगे और क्या क्या काम आपको करना रहता है एज अ JR1, JR2, JR3? आपके क्या क्या रोल्स रहते हैं वहाँ पर? तो JR1, JR2, JR3 लेबर रूम में सबकी ड्यूटी फिक्स्ड है। मतलब 12 आवर्स ड्यूटी इज मस्ट। तो आपका आप ये JR1 हो, JR2 हो, JR3 हो, आपको लेबर रूम में 12 घंटे की ही ड्यूटी करनी है। बस JR1 शिप में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ता है ताकि आप JR2 को राउंड दिला सको, फिर JR2 को थोड़ा और जल्दी आना पड़ता है ताकि वो JR3 को राउंड दिला सके। ठीक है, वो भी बहुत सही है। पर आई थिंक वार्ड ड्यूटीज जो होती है उस टाइम पे JR1 को थोड़ा ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है, बिकॉज जो भी ग्राउंड वर्क का वर्क है, सैम्पलिंग, देन वाइटल्स, ये सब चीजें, ये सब JR1 को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो वार्ड वर्क में थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन वार्ड वर्क कोई भी डिफाइंड नहीं है। जैसे कभी आपका ऐसा होता है कि ऑफिशियल हॉलीडेज वगैरह है, तो उस समय पेशेंट लोड अगर कम रहेगी तो वार्ड वर्क जल्दी खत्म हो जाएगा। या फिर आपके सीनियर्स अच्छे हैं जिस दिन जल्दी राउंड ले लिया, या फिर कंसल्टेंट्स कभी कभी ऐसे कंसिडर करते हैं कि हाँ, आज तो दिवाली है बेटा, आज जल्दी काम करके निकल जाना, तो वार्ड वर्क भी इजी चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्टिव ओटी भी अकॉर्डिंगली ही चलती है। अकॉर्डिंगली मतलब जब कोई पूजा वगैरह आ गया तो आपके मरीज कम आएंगे इलेक्टिव के लिए, वो आपको करते हैं उस हिसाब से। और इसमें कैसी आपकी ड्यूटी रहती है एमसीएच ओटी में? एमसीएच ओटी में भी वही 12 घंटे की ही ड्यूटी रहती है। मतलब एमसीएच ओटी इज अ पार्ट ऑफ आवर लेबर रूम इमरजेंसी टीम। तो लेबर रूम में जो 12 घंटे की ड्यूटी रहती है उसमें से 2 लोगों की, 2 JR1, 2 JR2, 2 JR3 होते हैं। तो एक लेबर रूम करता है एक दिन, और एक दिन वो ओटी रहता है। तो यही 12-12 घंटे की ड्यूटीज डिवाइडेड होती हैं। तो जैसे कि एक दिन 12 घंटे की ड्यूटी डिफाइंड है, उसके बाद फिर आपको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है? फिर हाँ, मिलता है, बहुत मिलता है। क्योंकि ये जो लेबर रूम ड्यूटीज होती है ये हर जगह की अलग है। जैसे अगर आप कंपैरिजन करो, अगर आप कभी ऐसा सोच रहे हो कि आईएमएस-बीएचयू ले, या फिर कहीं पे बहुत सारे कॉलेजेस में, स्टेट कॉलेजेस और बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि एक महीने की लेबर रूम लग जाती है, लगातार 1 महीने लेबर रूम, फिर वार्ड वर्क और ये सब इलेक्टिव ओटीज। हमारे यहाँ क्या है, 1 हफ्ते का लेबर रूम है, फिर वार्ड है, फिर हमारा उसके बाद उसी वार्ड में इलेक्टिव भी है ना। तो ऐसा चलता है। तो 12 घंटे की ड्यूटी
भाई इससे कम तो नहीं मिलेगा ऑब्स गायनी में, कहीं पे भी चले जाओ तुम। ठीक। फिर आते हैं, काफी लोग पूछते हैं कि एक्सपोजर कैसा रहता है, तो सबसे पहले ये बताइए मेरे को कि कितने केसेस आप देखते होंगे ओपीडी में पर डे अप्रॉक्स? पर डे ओपीडी में 750 केसेस आ जाते हैं। अगर आपका फुल फ्लेजेड जो एक बेसिक पीक टाइम होता है ऑब्स गायनी में बेबीज का, तो उस टाइम पे आपका 750 तो आराम से ओपीडी में पर्चे लगते हैं, 750 780 ऐसे लग जाते हैं पर्चे, जिसमें में से ऑब्स विथ गायनी इंक्लूडेड है। और ये ओपीडी आवर्स की मैं बता रही हूँ, सिर्फ सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक जब पर्चे लगते हैं तब इतने पर्चे लगते हैं। उसके बाद फिर हमारा अनबुक्ड होता है, जो अनबुक्ड केसेस होते हैं हमारे में कोई रिग्रेट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो वी कांट रिग्रेट पेशेंट्स है, जैसे कि और सारे कॉलेजेस एम्स वगैरह में हैं कि आप रेफर कर सकते हो, बट हम रेफर या रिग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो ये है अनबुक्ड आते हैं तो वो डिपेंड करता है। और एक्सपोजर में अगर आप ऐसा कहें तो अगर वैरायटी ऑफ केसेस देखेंगे तो अनबुक में वैरायटी ऑफ केसेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं यहाँ पे सारे, चाहे वो परक्रीटा हो, एकदम मतलब नियर मिस केसेस हमने देखा है यहाँ पे। मुझे याद है जब मैं JR1 थी, फर्स्ट ईयर थी और मेरा पहला दिन था ओटी में, एमसीए छोटी में, मैंने कभी इक्लैम्सिया नहीं देखा था, इतनी खराब इक्लैम्सिया। वो इक्लैम्सिया पेशेंट आई थी एकदम सीजर थ्रो करते हुए, एकदम पेशेंट इज लाइक, मुझे तो लगा ये पेशेंट बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा ट्रोली पे सीजर थ्रो कर दी थी। बट उसके बाद फिर फाइनली शी रिकवर्ड वेल एंड शी गॉट डिस्चार्ज्ड। तो उस टाइम पे मुझे लगा चलो यार कुछ तो अच्छी जगह आ गए मतलब। तो ये हो गया कि कितने केसेस आते हैं, तो इसकी क्योंकि आपके ओपीडी में इतने केसेस रहते हैं, उसके बाद इमरजेंसी के केसेस भी पूरे दिन भर चलते ही रहते हैं ना, चलते रहते हैं। तो ओपीडी में ये भी एक चीज होती है कि ओपीडी में गायनिक केसेस जिसमें एडोलेसेंट भी है हमारे पास, तो मतलब केसेस देख के हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वो सब ऐसा होता है, कुछ लोग पीवी डिस्चार्ज लेकर के आते हैं और कुछ लोग ऐसे मतलब नॉन इमरजेंसी केसेस विद पीरियड से रेगुलर साइकिल्स वगैरह भी आते हैं, है ना, तो वो सब भी ऐसा है, वो सब क्यूमुलेटिव मैंने बताया है। बल्कि एंटीनेटल का रश भी बहुत ज्यादा है, 250 to 300 आराम से हो जाता है। फिर यहाँ पर एक्सपोजर कैसा है, यानी कि हैंड्स ऑन कैसा है? जैसे कि आप ओपीडी में है तो आपको कितना फ्री हैंड मिलता है, या आप सीनियर्स के विजन अंडर उसमें काम करते हैं, और जब आप ओटी में रहते हैं या लेबर रूम में रहते हैं तो फिर आपको कितना फ्री हैंड मिलता है, और क्या रहता है वहाँ पे, सीन क्या रहता है? हाँ, ऐसे हैंड्स ऑन देखा जाए तो अगर आप ओटी के लिए बोल रहे हो तो फिर एमसीए शूट में इलेक्टिव सेक्शंस के लिए जब आप सीनियर हो जाते हो, JR3 हो जाते हो, तब आप एसआर के निगरानी में आपको अच्छे से मिलते हैं केसेस, काफी केसेस मिलते हैं। इनफैक्ट जब आप यहाँ से निकलने लगते हो तो आप प्रीवियस 2 सेक्शंस वगैरह सब करके निकल जाते हो, ठीक है। और ये भी बात है कि अगर आप इलेक्टिवली देखो तो इलेक्टिव में भी कंसल्टेंट्स बहुत सपोर्टिव है, JR3 को लोग सिखा करके भेजते हैं। और अगर ओपीडी में देखा जाए तो ओपीडी में जो आप इतना ज्यादा केसेस देख लोगे कि यू नो कि एंटीनेटल में क्या आपको मिस नहीं करना है, क्या एकदम ग्रॉस नहीं करना है। MLC केसेस हैंडल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एवरीथिंग इज अ मेडिको लीगल इन ऑब्स गायनी। ऑब्स गायनी सबसे ज्यादा मेडिको लीगल बनता है, तो आपको पता है कि आप जो भी चीज पेपर पे लिख रहे हो उसको क्या लिखना है और क्या चीज नहीं छोड़ना। आप ब्लड ग्रुप नहीं छोड़ सकते, आपको ये याद हो जाएगा, आपकी एकदम मसल मेमोरी में आ जाएगा कि हाँ भाई एंटीनेटल पेशेंट आया, हमें ये लिखना ही लिखना है ना। तो ये चीजें हो जाती है। और ये है कि कोई हाई रिस्क रहता है तो हम मैम को दिखा करके डिस्पोज करते हैं, बाकी पीवी डिस्चार्ज का आपको याद हो जाता है ट्रीटमेंट, तो आपको ऐसे करके कर सकते हैं। JR1 में हाँ सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरत है, JR1 खुद से पेशेंट डिस्पोज नहीं करता है, वो हमेशा दिखाएगा पेशेंट, और JR2 जो है वो भी मैम से कंसल्ट करेगा, JR3 कैन डिस्पोज। तो फिर इतना सब कुछ है तो आप कॉमन केसेस तो देखते ही देखते हो कि काफी रेयर टाइप के कुछ केसेस भी आप देखते होगे, जैसे आपने देखा होगा बहुत ही रेयर केस देखा था। एक बार हमने एब्डोमिनल एक्टोपिक देखा था, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी थी बेसिकली, वो 28 वीक्स, एंड वो पेशेंट को पता ही नहीं था। देन उसके बाद वो यहाँ पर आई तो हमने जब देखा, अल्ट्रासाउंड करा, उसके बाद फिर MRI करा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगती है इतने बड़े सेंटर का, क्या मल्टी मोडालिटी है, मतलब आपके पास सब चीज एक ही कॉलेज में है। आपके पास गैस्ट्रो है, आपके पास एंडो है, आपके पास रेडियो में MRI है, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें, DSA है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग ब्रांच है अभी। UAE अम्बिलिकल आर्टरी लाइगेशन जो एम्बोलाइजेशन जो होता है वो यहाँ पर अभी तो नहीं हो रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता स्टेट पेरिफेरी कॉलेजेस में होता है, लेकिन यहाँ पर होता है। तो आपके पास पता है कि आपके पास परक्रीटा आ रही है तो फिर आप उसको बचा सकते हैं, है ना, ब्लीडिंग रोक सकते हैं। हम पेशेंट को ओटी टेबल पे नहीं मिस करते हैं। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स जो बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये हो गया सारी ड्यूटीज के बारे में, हैंड्स ऑन के बारे में। फिर आता है कि एकेडमिक्स कैसा है, क्लासेस वगैरह का क्या सीन है? एकेडमिक्स में ऐसा है कि हर वीक क्लासेस तो होने ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमारा
एकेडमिक्स डिवाइडेड है। फर्स्ट ईयर जर्नल क्लब प्रेजेंट करता है, फर्स्ट ईयर अपना थीसिस का सिनॉप्सिस बनाता है, सेकेंड ईयर से हमारा थीसिस हमारा जो भी स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है, सेमिनार्स होते हैं, और हमारा ऐसा हर मंथ के एंड में एक मोटालिटी प्रेजेंटेशन होता है विथ मोटालिटी और डाटा प्रेजेंटेशन। तो हर यूनिट वाइज होता है, मतलब कि आपके जितने भी यूनिट हैं हमारे कंसल्टेंट्स के अंदर, कितने पेशेंट्स आए, उन पेशेंट्स में कितने लोगों का हमने नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराया, कितने पेशेंट का LSCS हुआ, कितने पेशेंट का लाइगेशन हुआ, और कितने पेशेंट्स को हमने एक्टोपिक या फिर रप्चर यूट्रस, ये सब केसेस आए। तो ये सब चीजें देख करके लगता है कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो कि, और आपने कितने पेशेंट बचाए हैं। मोर्टालिटी में हम हमेशा मोर्टालिटी प्रेजेंट होती है, हर यूनिट से मोर्टालिटी प्रेजेंट होती है 2, हर महीने का 2 मोर्टालिटी प्रेजेंट हो रहा है। मतलब कि आपको पता चल जाता है, उससे आपके कंसल्टेंट्स बैठे रहते हैं, आपके सीनियर्स बैठे रहते हैं, सब पॉइंट आउट करते हैं कि हम कहाँ पर इस पेशेंट को बचा सकते थे, या फिर ये पेशेंट हमारे पास लेट आई तो हम कहाँ पे पेशेंट को पहले बचा सकते थे। आप यहाँ से निकल करके जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमको वहाँ पे ये चीज नहीं करना है। ठीक है, मोर्टालिटी प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा है। दूसरी बात एक और चीज होती है CSM। तो CSM में क्या होता है, यहाँ पर वो सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं हमारे पास, और वो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ एक मीटिंग होती है जिसमें मोर्टालिटी भी होती है और जिसमें आपका सक्सेसफुल केसेस भी प्रेजेंट होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो उसमें आपके सारे कंसल्टेंट, सारे डिपार्टमेंट के HODs रहते हैं। तो वहाँ पे प्रेजेंट करना, पहली बात तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि हाँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जा रहा है कि आप इतने लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, इतने दिग्गज लोगों के सामने। दूसरी बात ये चीज़ होता है कि आपको ये चीज़ पता चलता है कि कहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, हमने कहाँ पेशेंट ढंग से नहीं मैनेज कर पाए, या फिर हमें कहाँ पर ज़रूरत था, है ना। तो ये सब चीज़ें एकेडमिक्स मुझे अच्छी लगी यहाँ की, बेटर देन पेरिफेरल कॉलेजेस, स्टेट कॉलेजेस। ये तो अभी तक आपने अपनी रेसिडेंसी में क्या क्या चैलेंजेस आपने पर्सनल लेवल पे फेस किया और डिफिकल्टीज क्या क्या फेस किया है? जैसे कि शुरू में ज़्यादातर लोग यही फेस करते हैं कि थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो आपका कुछ ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब जब पहले आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ का वर्कलोड नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल थी, मतलब मैंने यहाँ के कॉलेज से कुछ भी एक्सपोजर नहीं था। जो कि यहाँ पे इंटरनल के रहते हैं उनको पता रहता है एटलीस्ट ना कि आपका कॉलेज कैसा है, क्या ब्यूटी आर्ट्स है। जब आप बाहर से आ रहे होते हो तो फिर आपको सब चीज एकदम नया लगने लग जाता है, और यहाँ पर इतने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स रहते थे तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था अडेप्ट करना, लेकिन हो जाता है। आई थिंक जो मेरा कोप अप मैकेनिज्म था कि आपको फ्रेंड्स तो बनाने ही हैं, ठीक है, आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, आपकी बहुत हेक्टिक ड्यूटी रहेगी, आपको एकदम टाइम नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ठीक है, देयर आर पीपल टू हेल्प यू। अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो तो ब्रदर सिस्टर इवेंट जो है वो लोग को भी अगर आप बोलोगे तो हेल्प कर देंगे। लेकिन आजकल के जो जैसे बच्चे आए हैं, JR आए हैं, तो दे आर लाइक कि वो वर्क नहीं करना चाहते। तो इफ यू डोंट वांट टू वर्क, प्लीज डोंट ज्वाइन, डोंट ऑप्ट फॉर ऑब्स गायनी, बिकॉज यू हैव टू वर्क। दिस इज एन इमरजेंसी ब्रांच, यू कांट जस्ट लेट पीपल डाई इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा। एंटीनेटल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, गायनी भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज यूट्रस इज इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो इवन कंसल्टेंट्स को हेल्प की जरूरत पड़ती है, यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट को, हमें एनेस्थीसिया की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है हर चीज के लिए, EKG करेक्शन के लिए। हाँ, प्राउड, यस यस, ठीक है। तो वो ये चीजें हैं, अगर आप नहीं काम कर सकते हो तो मत आओ प्लीज, बिकॉज आपको काम करना पड़ेगा। आपका कोई 12 आवर्स का अगर हमारा शेड्यूल है, या फिर हमारा 12 आवर्स की ड्यूटी है, कभी भी फिक्स नहीं है, ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं है ये। आप ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा 8 का 8 ड्यूटी था, हम निकल गए 8 बजे, नहीं निकल सकते आप। आपके सामने कोई पेशेंट आ गई है लेबरिंग, आपके सामने कोई फुल्ली पेशेंट हो गई है, हम फुल्ली पेशेंट, हमारे सीनियर्स ने ये सिखाया मुझे कि फुल्ली पेशेंट छोड़ के नहीं जाते। अगर कोई पेशेंट फुल्ली हो गई, फुल्ली डायलेटेड हो गई, हम पेशेंट नहीं छोड़ के जाएंगे। ये सब चीजें आप में कल कर, मतलब वो खुद से आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं करना है, प्लीज मत लीजिए ऑब्स गायनी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, ऑब्स गायनी का आपका फिर भी एक्सपोजर रहेगा, लेकिन अगर काम नहीं करना है प्लीज मत आइए। सेम हमारे में भी होता है, हमारा डिपार्टमेंट वन ऑफ द चिलेस्ट डिपार्टमेंट है, वेरी चिल, तो समटाइम्स आई एनवी, तो बट स्टिल थोड़ा क्रिटिकल हम भी देखते ही रहते हैं। हमारे में भी एकदम रूल है कि आप जब भी कोई क्रिटिकल प्रोसीजर हो रहा है, कोई पेशेंट क्रिटिकल है, इंटूबेशन, इंडक्शन हो रहा है, एक्सट्यूबेशन हो रहा है, उस टाइम आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, आप नहीं छोड़ के जा सकते। और ऐसे ही आप अगर ड्यूटी आवर्स हमारे 9 to 9 रहते हैं, 9 बजे हम नहीं जाते, प्रॉपर हैंड ओवर देंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तो वो बेसिक होता है ना कि आपको पेशेंट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, आप डॉक्टर हैं, आपको ये करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। और फिर लीव्स का क्या सीन है, लीव्स और गवर्नमेंट हॉलीडेज का क्या है? हाँ,
देखिए बाकी सारे कॉलेजेस को तो मुझे नहीं पता, लेकिन IMS BHU का ऑब्स गायनी का लीव मैं बता दे रही हूँ, और ये बहुत ही ज्यादा नोन, मतलब एकदम ऐसे क्लियर बता रही हूँ कि यहाँ पे लीव विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है हमारे डिपार्टमेंट में। तो अगर आप कभी भी लीव का सोच भी रहे हो तो आपको रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट मतलब ये है कि किसी एक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, कल को आप लीव जाओगे तो फिर, या फिर आप किसी का रिप्लेसमेंट करोगे, है ना। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लीव के लिए अगर सोचना है तो आप रिप्लेसमेंट लेकर के ही सोचेंगे, और यू हैव टू लव दिस थिंग, ठीक है, टू डू हियर ड्यूटी, क्योंकि हेक्टिक जाएगा, बहुत दुख आएगा, बहुत सारी चीजें होती है, सिंपैथी एम्पैथी सब चीज आ जाता है। तो बट लीव के लिए आपको नहीं सोचना है इतना, लीव लेना है तो रिप्लेसमेंट के साथ लेना है, नहीं तो फिर लीव के लिए ये नहीं सोच सकते कि जब मन हुआ बहुत हेक्टिक हो रहा सब छोड़ देते, नहीं ये नहीं कर सकते आप। तो फिर मैं सबसे काफी लोग से पूछता हूँ कि हेक्टिक स्केल, यानी कि 0 मतलब 0 हेक्टिक और 10 मतलब एक्सट्रीम हेक्टिक, उस स्केल पे ऑब्स गायनी IMS BHU का कहाँ पे स्टैंड करता है? हेक्टिक है, हेक्टिक तो बहुत है, 8 to 9 हम बोलेंगे हेक्टिक में, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंट्स कम है, ठीक है, मतलब वी आर ओनली 10 रेसिडेंट्स है, ठीक है। अब 10 रेसिडेंट्स में इतने बड़े कॉलेज को चलाना थोड़ा मुश्किल है, पर हो जाता है, अगर आप करना चाहोगे तो हो जाता है, क्योंकि सब लोग हेल्प करते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर लेवल तक हेल्प कर रहा है, सभी हेक्टिक है। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट आराम से सो रहे, कभी कंसल्टेंट भी आराम से नहीं सोते, उनकी भी 24 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी रहती है, उन्हें भी कॉल पे कॉल जा रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि ऑब्स गायनी हेक्टिक नहीं होगा, लेकिन ऑब्स गायनी में अगर यहाँ पर आप बोलो तो यहाँ पर थोड़ी हेक्टिक है, बाकी सारे कॉलेजेस में सीट्स थोड़े ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से वर्कलोड शेयर हो जाता है ना। फिर ये वेल नोन है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि ऑब्स गायनी टॉक्सिक होता है, ठीक है, तो आपका इस बारे में क्या है कि आई थिंक कि टॉक्सिसिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, और टॉक्सिसिटी अगर आप हेक्टिक वर्क को टॉक्सिक समझ रहे हैं तो वो तो प्योरली आप पे चल रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है और आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे तो इस चीज के लिए डांट दिया गया कि आपने ब्लड ग्रुप नहीं देखा और आपने एंटीडी नहीं लगाया, इस चीज पे अगर किसी को डांट रहे हो RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है, ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जा रही है, ये आपको बताया जा रहा है आगे कैसे बचाना है खुद को। तो ये चीज तो सब्जेक्टिव होता है, प्रॉपर सब्जेक्टिव चीज है। क्योंकि इस पे एक वीडियो भी आई थी यूट्यूब पे, जिसको हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। उस पर डिस्कस करना एक्चुअली जरूरी है, बिकॉज है वो जरूरी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज पे टिप्पणी नहीं दे सकते, इफ यू हैव नॉट वर्कड हेयर, ठीक है, आप 2 दिन की ड्यूटी में किसी की चीज, मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे, किसी डिपार्टमेंट के ऊपर इतना बड़ा लांछन नहीं लगा सकते, वो तो बहुत ही गलत था, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ओवरऑल फिर आप कितना रिकमेंड करते हो ऑब्स गायनी फ्रॉम IMS BHU? ये डिपेंड करता है, अगर आपको सही में पैशन है, आपको काम करना है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे बॉन्ड नहीं सर्व करना है, तो ये बॉन्ड नहीं है, स्टाइपेंड अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छे हैं, कंसल्टेंसी सिखा रहे हैं, हैंड्स ऑन अच्छा है, तो आई विल रिकमेंड कि ऑब्स गायनी ले ले IMS से। ऊपर में अगर आपको दिल्ली वगैरह कहीं मिल रहा है तो दिल्ली वगैरह और भी ज्यादा हेक्टिक होगी इससे ज्यादा, ठीक है, और आप ऐसे इस बेल्ट में हो, जो इस साइड का बेल्ट है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब वाले में, तो आई थिंक IMS BHU इज अ गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है? क्या डिपार्टमेंट अच्छा है, आई थिंक कि जब पहले के सीनियर थे वो लोग थोड़ा डांटते ज्यादा थे, पर अभी के सीनियर्स जैसे थोड़ा वो लोग सही हो गए। सारे ही डिपार्टमेंट में मैंने ये देखा है कि अब थोड़ा सा ये हो गया कि यार हमको टॉक्सिक नहीं रखना है, हम अच्छे से बॉन्ड रखेंगे जूनियर्स के साथ, अच्छे से काम करेंगे। ये सारे मैंने स्पेशली हमारे जो करंट सीनियर है उसके साथ हम हमारे डिपार्टमेंट में भी देखा, दूसरे डिपार्टमेंट में भी देखा, ऑर्थो में भी देखा, और तो ठीक है, काफी अभी सभी तरफ माहौल काफी अच्छा हुआ है, ये तो मैंने देखा। क्योंकि अब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि पहले मेंटल हेल्थ को दिखते ही नहीं था, अब हम मेंटल हेल्थ पे इतने ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। हमारे सीनियर्स भी थे, हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ जेंटल थे, हम भी अपने जूनियर्स के साथ जेंटल हैं। इनफैक्ट कंसल्टेंट्स बैठा बैठा करके हमारे साथ बोलते हैं कि हाँ बेटा खाना खाए, मतलब हमें नहीं लगता कि जो भी चीज से कभी बोली जाती है इस चीज के लिए कि नहीं तुम्हें तो ऐसे कर दिया जाएगा, आने नहीं देंगे वो लोग, ये सब बहुत गलत बातें होती। जब भी मैं जब आई थी यहाँ पर, तो जब मैं हॉस्टल ले रही थी तो मुझे याद है हॉस्टल वाले लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपने तो बहुत हार्ड ब्रांच चुन लिया है, क्यों ले लिए मैडम ये, ऐसे करके आपको तो आने ही नहीं मिलेगा, कोई भी रूम ले लीजिए आपको तो रहना ही नहीं है, ऐसे करके।
आई वाज लेजिट स्कैर्ड, क्योंकि कोई बच्चा बाहर से आया है घर छोड़ करके, घर जैसे 2 घंटे दूर था, वहां से इतने दूर आकर तो उस टाइम पे डर लग जाता है। लेकिन ठीक है, जब मैं वापस आई, जब मैं यहाँ पर काम करने लगी, तो मुझे रियलाइज हुआ ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर रेस्ट मिल ही रहा है, प्रॉपर खाना मिल ही रहा है, आपको क्या चाहिए और इससे ज्यादा आपको। देखिए, मुझे लगता है ऑब्स-गायनी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि इमीडिएट सेटिस्फैक्शन है, इमीडिएट। आप पेशेंट के वो फेस पे देखोगे स्माइल, जब वो बेबी तो आप हैंड ओवर करोगे, तो जब वो पेशेंट एकदम ऐसे, कभी कोई नियर मिस पेशेंट आती है जो एकदम खराब होती है, आप लोग तो सबसे ज्यादा रहे हो हमारे साथ, मुझे याद है, इतना ब्लड के लिए एनेस्थीसिया वाले, नहीं ब्लड लो नहीं मर जाएगी ऐसे करके, बट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चढ़ाएंगे ये लोग, इनके ये जो प्रेशर होता है, इससे हम प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, तो हम दौड़ करके जाते हैं, उसका ब्लड लेकर के आते हैं, तो वो पेशेंट पार्टी को भी बताते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, तो ठीक है, बच जाते हैं पेशेंट। तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा, वो पेशेंट पार्टी ने ऐसे हाथ जोड़ करके आता है लास्ट टाइम पे फॉलो अप में कि आपने हमारे मतलब मरीज बचा दी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखा है, रप्चर यूट्रस, पूरा रप्चर बेबी बाहर फ्लोट कर रहा है, वैसे रप्चर बच गए हैं यहाँ पर। मतलब IMS BHU मैनेजमेंट में तो बहुत अच्छा है, नियर मिस पेशेंट्स बचा देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस वीडियो से फिर जो सोच रहे होंगे ऑब्स-गायनी कैसा है, और वो वाली वीडियो देखी होगी, थोड़े डाउट में होंगे कि यार टॉक्सिक कितना है ये, तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और उस वीडियो को भी हम रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू शीतल आने के लिए वीडियो में, थैंक यू आशीष, और उस वीडियो में भी बात करेंगे आपसे और रिव्यू करेंगे अच्छे से। तो बाय बाय, बाय, ऑल द बेस्ट।